तो सर ऐसा है कि लास्ट क्लास में आप सबको मैंने 2 अदद क्वेश्चन होमवर्क दिए थे 2 दिन पहले। क्या हुआ उन क्वेश्चंस का? कुछ मज़ा आया? सॉल्व हुए दोनों? सॉल्व हो गए? अच्छा सर, एक क्वेश्चन तो हम लोगों ने पूरा शुरू से लेके आखिर तक डिस्कस कर लिया था ना। तमाम एंट्रीज़ वगैरह भी यानी डिस्कस कर ली थी कैसे कैसे बननी है। और मैं इसका रिजल्ट्स दिखा देता हूँ आपको। सर मेरा प्रॉफिट जो है, प्रॉफिट तो नहीं, सॉरी, लॉस आ रहा है मेरा 18 मिलियन का, 18777,138 का। 45787,502 500 आ रहा है बेटा। क्या कहते हैं तमीम? 4 1 5 और 5 10, हाँ, 2 रुपये का डिफरेंस आ रहा है आपका मेरा। आओ चलो एक काम करते हैं, ज़रा जल्दी जल्दी सवाल सॉल्व करते हैं। अच्छा, सॉल्व तो खैर नहीं, मैं सिंपली जो सॉल्यूशन है उसी को डिस्कस कर लूँगा एक बार। सर ये बताओ, कुछ कॉन्फिडेंस आ गया अब हमें कि हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रॉपर्ली हैंडल कर सकते हैं? हाँ, राउंडिंग ऑफ का थोड़ा बहुत डिफरेंस हो सकता है तमीम, बिल्कुल। डिक्रीज इन अलाउंस को बैलेंस शीट में ऐड नहीं करेंगे ना बेटा। डिक्रीज इन अलाउंस तो प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा ना, ऐड लेस होने के लिए। बैलेंस शीट में तो सिंपली क्लोजिंग बैलेंस दिखाया जाता है उसका। सही है। चलो सर, जल्दी जल्दी मैं अगर डिस्कस करना शुरू करूं, वैसे मैं पूरा सवाल डिस्कस कर चुका हूं, सिर्फ एंट्रीज एक मरतबा देख लेते हैं। और एंट्रीज और वर्किंग वगैरह। सर पहले वाली इन्फॉर्मेशन में हमें बताया गया था कि भाई परपीचुअल इन्वेंट्री मेथड यूज़ कर, और हमने कुछ गलतियां ढूंढी, कुछ मसले ढूंढे। पहला, फायर वॉज ब्रोकन आउट एज ऑन जून 30 2019 विच डिस्ट्रॉयड सम आइटम्स कॉस्टिंग ₹340,000। तो सर 30 जून को हमारे पास कुछ आइटम्स जो थे वो डिस्ट्रॉय हुआ 3,40,000 रुपये के। 18701878076। अच्छा, चेक कर लेते हैं आपसे अभी। तो सर मैंने क्या कहा कि भाई इन्वेंट्री की कैलकुलेशन पे आता हूँ मैं। कितने की इन्वेंट्री डैमेज हुई थी मेरी? 3,40,000 रुपये की मेरी इन्वेंट्री जो है वो डैमेज हो गई थी, तो 3,40,000 रुपये का मैंने एक लॉस रिकॉर्ड कर लिया अपने पास। 3 लाख कॉस्ट ऑफ सेल्स डेबिट और इन्वेंट्री क्रेडिट कर दी मैंने। ठीक है, क्या ये सही किया? सर इस सवाल में वैसे थोड़ी सी गलतियाँ करी हुई मैंने, ये बता दूँ। क्या ये सही किया मैंने? हाँ भाई, जल्दी जल्दी जवाब दो। क्या ये सही किया? 3,40,000 रुपये की इन्वेंट्री मेरी फायर में डिस्ट्रॉय हो गई, तो मैंने उसके लिए एंट्री पास कर दी, ड्राइंग्स डेबिट, और सॉरी, कॉस्ट ऑफ सेल्स डेबिट और इन्वेंट्री क्रेडिट 3,40,000 रुपये से। सेट है। हाँ, बहुत अच्छे सर, 2 लोग जाग रहे हैं इस टाइम पे। सर इसमें एक गलती की हुई है। सर फायर ब्रोक आउट अगर हुई है तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि ये एक अदद एबनॉर्मल लॉस है। अगर एक अदद ये एबनॉर्मल लॉस है तो उसके बारे में हम क्या सीख के आए हैं कि सर एबनॉर्मल लॉस कॉस्ट ऑफ सेल में नहीं रिकॉर्ड किया जाता, उसको अलग से प्रॉफिट एंड लॉस में दिखाया जाता है। दैट मीन्स मेरी यहाँ पे जो एंट्री है वो असल में क्या पास होनी चाहिए कि सर मुझे रिकॉर्ड करना चाहिए एबनॉर्मल लॉस डेबिट और इन्वेंट्री क्रेडिट। अच्छा, आपके रिजल्ट्स पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, मतलब आंसर्स आपके सेम, नंबर्स आपके सेम ही रहेंगे, लेकिन क्लासिफिकेशन डिफरेंट हो जाएगी। जैसे अभी अगर मैं पीएनएल के पास जाता हूँ अपने, तो देखो मैंने पीएनएल के अंदर क्या कहा, मैंने 114,829,810 जो गिवन था इसके अंदर 3,40,000 ऐड किया हुआ है। हालांकि ये ऐड नहीं होना चाहिए, तो मैं अपनी याद दहानी के लिए इसको यहाँ पे कट करके रख रहा हूँ। सही, ये 3,40,000 कहाँ, सेलिंग एंड एडमिन या जो सभी कोई सभी अदर एक्सपेंस हो उसके अंदर रिकॉर्ड किया जाएगा। क्या ये चीज़ समझ में आती है? क्या ये चीज़ समझ में आती है? अच्छा जी, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। हाँ,
सर ओनर टुक सम गुड्स फॉर हिज पर्सनल यूज, गुड्स कैन बी सोल्ड एट एन अमाउंट ऑफ 55,000 आफ्टर इंक्लूजन ऑफ मार्कअप ऑफ 10%। तो सर ड्राइंग्स हमने कर ली थी थोड़ी सी, तो ड्राइंग्स डेबिट करी, इन्वेंट्री क्रेडिट करी। सर 55,000 की उसकी सेलिंग प्राइस है और 10% का मार्कअप है, तो डिवाइड बाय 110 मल्टीप्लाई बाय 100 किया, मेरे पास रिजल्ट आ गया 50,000। हमें इस कैलकुलेशन में तो कोई मसला नहीं है ना, मार्कअप मार्जिन हम अच्छे तरीके से सीख चुके हैं, अब इशू नहीं होना चाहिए हमें इसमें। ठीक हो गया, दूसरी एंट्री पास हो गई हमारी। तीसरी एंट्री की तरफ अगर मैं आता हूँ, sir, inventory kept aside in a warehouse for a specific purpose was missing. On investigation, it came to know that these items are stolen. Cost of these inventory item were rupees 45,000. Again, क्या ये मेरे लिए एक अदद एबनॉर्मल लॉस है? सर कोई इन्वेंट्री चोरी करके लेके चला गया, ये मेरा एबनॉर्मल लॉस है। एंड अगेन एबनॉर्मल लॉसेस को हम कॉस्ट ऑफ सेल्स का पार्ट नहीं बनाते। तो मैं आया जल्दी से नीचे, मैंने देखा एंट्री क्या पास करी हुई, मैंने एंट्री फिर से यहाँ पे गलत पास करी हुई कि कॉस्ट ऑफ सेल्स डेबिट किया हुआ इन्वेंट्री, सारा क्यों मिटा दिया। कॉस्ट ऑफ सेल्स की जगह मैं यहाँ पे लिखूंगा एक अदद एबनॉर्मल लॉस। अच्छा जी, पॉइंट ये 45,000 की अमाउंट है ना, ये रही, मैंने अपनी याद दिहाने के लिए इसको भी कट कर लिया। अच्छा, जहन में सवाल होगा सबके कि सर ये गलतियाँ क्यों करी हुई थी आपने लास्ट टाइम, ये लास्ट टाइम का सवाल बेसिकली है ना। सर लास्ट टाइम आपके क्वेश्चन में, आपकी बुक में नॉर्मल एबनॉर्मल लॉसेज नहीं थे लास्ट बैच तक, तो मैंने उनको पढ़ाया नहीं था, तो वो कॉस्ट ऑफ सेल्स में रिकॉर्ड हो रहे थे। नई बुक में नए कोर्स में आपके ऐड कर दिएगा, तो मुझे अब अलग अलग करना पड़ रहा है इसको। ठीक है, बेसिक ये मसला है बस। अच्छा जी, एनीवे sir, due to moisture effect, some item of inventory was considered to be reduced in value as moisture reduces the value of that specific inventory. Amount by which the inventory reduced is rupees 42,000. सर ये मेरे लिए एनआरवी लॉस बहुत अच्छे, और एनआरवी लॉसेज हमारे कॉस्ट ऑफ सेल्स में रिकॉर्ड होते हैं, तो इसके लिए मैंने एंट्री पास करनी चाहिए। एनआरवी लॉस यानी कॉस्ट ऑफ सेल्स डेबिट और इन्वेंट्री क्रेडिट। सर कितने से खुद ही बता रहे, 42,000 से इन्वेंट्री की वैल्यू में कमी आई है, तो मैंने 42,000 रिकॉर्ड कर दिया। फिर उसके बाद अगली एंट्री पे चले अगर हम, कि भाई इन्वेंट्री आइटम सोल्ड ऑन क्रेडिट फॉर रुपीज़ 360,000 वर रिटर्न बट हैव नॉट बीन अकाउंटेड फॉर इन द बुक्स। सर 3,60,000 रुपये की इन्वेंट्री जो है हमें रिटर्न की गई थी, जिसको हमने अकाउंट फॉर नहीं किया, यानी सेल रिटर्न को रिकॉर्ड नहीं किया। सर याद रखने वाली चीज़ क्या थी कि सर हम लोग यूज़ कर रहे थे परपीचुअल इन्वेंट्री, और परपीचुअल इन्वेंट्री के बारे में हम सीख के आए हैं कि सर इन्वेंट्री की तमाम मूवमेंट को इमीडिएटली रिकॉर्ड किया जाता है। तो यहाँ पे मुझे दो ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करनी होंगी। पहली, सर इन्वेंट्री डेबिट से कॉस्ट ऑफ सेल्स क्रेडिट, ये क्यों कर दिया मैंने, वैसे बस पहले ये वाली एंट्री हमारी पहले लिखी होनी चाहिए थी कि सर सेल्स रिटर्न डेबिट और अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट, पहले जो एंट्री हमारी नॉर्मल पास होती है सेल्स रिटर्न की, लेकिन जैसे ही मेरी सेल रिटर्न हुई तो उसकी कॉस्ट ऑफ सेल्स भी मुझे रिवर्स करनी चाहिए। तो अगली एंट्री मैंने पास करी कि भाई इन्वेंट्री डेबिट कॉस्ट ऑफ सेल्स क्रेडिट 3,00,000 रुपये से जो भी इसकी मार्कअप के हिसाब से वैल्यू आई। मुझे बताओ क्या इसमें कोई मसला। पॉइंट नंबर 5 में एंट्री नंबर 5 समझ में आती है हमें, अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट इन्वेंट्री डेबिट कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्रेडिट, बिल्कुल बेटा हफ्सा बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा जी, पॉइंट नंबर, इसके बाद अगली ट्रांजैक्शन पे आते हैं कि सर सम आइटम्स वर सोल्ड ऑन क्रेडिट एट अ ट्रेड डिस्काउंट ऑफ 10% वर रिकॉर्डेड एट नेट अमाउंट ऑफ 420,000। सर लास्ट क्लास में हम लोगों ने इस चीज़ को प्रॉपर्ली डिस्कस किया था कि सर ट्रेड डिस्काउंट की हम लोग कोई अकाउंटिंग नहीं करते। दैट मीन्स ये 10% जो हमने नहीं रिकॉर्ड किया एक्सपेंस, ये बिल्कुल सही किया, इसमें कोई गलती नहीं है। तो पॉइंट नंबर 2 की कोई एडजस्टमेंट हमें नहीं करनी थी। पॉइंट नंबर 3 पे अगर हम आते हैं तो एंड ओल्ड डेट विच वॉज प्रीवियसली रिटर्न ऑफ आफ्टर स्लाइड नेगोशिएशन वॉज रीनेगोशिएटेड एंड 80% ऑफ द अमाउंट वॉज रिकवर्ड अमाउंटिंग टू 240,000। सर 2,40,000 रुपये हमें रिकवर हो गए, जो एक ओरिजिनल डेट का 80% थे, मतलब एक ओरिजिनल डेट था, इसका 80% लिया, तो हमारे पास 2,40,000 रुपये आ गए। सर ये हमने रिसीव कर लिए बैड डेट इनकम या बैड डेट रिकवर्ड के तौर पे। अमाउंट वाज क्रेडिटेड टू ट्रेड डेट्स अकाउंट बाय डेबिटिंग द बैंक अकाउंट। द कंपनी मेंटेन द प्रोविजन एट 5% एट करंट ईयर एंड स्पेसिफिक डेट अमाउंटिंग टू 5,000 इज ऑल्सो नीड टू बी प्रोवाइडेड एट 60%। सर प्रोविजन की पूरी कैलकुलेशन आपके सामने ला के रख दी। ठीक है, सबसे पहले तो एक गलती करी हुई है आपने, क्या कि सर 2,40,000 जो आपको बैड डेट रिकवर हुए थे, आपने उनको अकाउंट रिसीवेबल में रिकॉर्ड कर दिया। अमाउंट वॉज क्रेडिटेड टू ट्रेड डेट्स। सर हम सीख के आए हैं, एंट्री हमारी पास होती है कि बैड डेट को मैं क्रेडिट करता हूं और कैश को मैं डेबिट करता हूं, या इन्होंने क्या किया, बैड डेट की जगह अकाउंट रिसीवेबल डेबिट कर दिया। तो सही करने के लिए बहुत अच्छे, कहाँ गया, हाँ, अकाउंट रिसीवेबल डेबिट किया। और सर ये क्या सेलिंग एंड एडमिन क्यों लिखा मैंने यहाँ पे, सर क्या अदर इनकम गिवन है मैं यहाँ पे, मुझे याद नहीं इसके बारे में। हाँ, बल्कि मिसलिनियस इनकम, मिसलिनियस इनकम है ना, अदर इनकम नहीं है, सही है। हाँ भाई, तो मेरा सवाल कि सर यहाँ पे सेलिंग एंड एडमिन क्यों लिखा, बैड डेट एक्सपेंस लिखते हैं ना हम तो हमेशा,
ओरिजिनली तो हम ये लिखते हैं, मैं सेलिंग एंड एडमिन लिख के बैठा हूँ, ऐसा क्यों? हाँ भाई, बता दो यार। बैड डेट एक्सपेंस एडमिन का पार्ट है? नहीं सर, इससे पहले मेन रीज़न क्या है, इससे पहले मेन रीज़न ये है कि हमने सवाल में देखा है कि हमारी अकाउंटिंग जो है, सॉरी, हमारे एक्सपेंसेस जो है वो क्लासीफाई हुए हुए हैं फंक्शन में, और हमने सीखा हुआ है कि सर जितने भी एक्सपेंसेस हैं वो किसी ना किसी फंक्शन से बिलोंग करते हैं, तो हमने अपने तमाम एक्सपेंसेस को उन्हीं फंक्शंस में रिकॉर्ड करना है। जैसे फॉर एग्जांपल सर सैलरी एक्सपेंस है, नेचर क्या है कि मैं किसी को उसके काम करने की सैलरी पे कर रहा हूँ। सर अब अगर वो सैलरी पे करने वाला बंदा जिसको मैं पे कर रहा हूँ वो अगर लेट्स से फैक्ट्री मैनेजर होता तो उसकी सैलरी को मैं रिकॉर्ड करता कॉस्ट ऑफ सेल के एक्सपेंस के तौर पे। सर अगर वो बंदा फॉर एग्जांपल क्या कहते हैं एडमिन डिपार्टमेंट में काम कर रहा होता तो उसकी एक्सपेंस को मैं रिकॉर्ड करता एडमिन डिपार्टमेंट में। अगर वो मार्केटिंग डिपार्टमेंट का होता तो मार्केटिंग डिपार्टमेंट में रिकॉर्ड करता। सही, मतलब एक्सपेंस एक ही था सैलरी, लेकिन फंक्शन के हिसाब से उसको क्लासीफाई कर दिया। ठीक है, हाँ हाँ मैं बता रहा हूँ तमीम, आ रहा हूँ उस चीज़ पे भी आ रहा हूँ मैं। ठीक है, तो सर पहली चीज़ क्या याद रखनी है कि हमारे, अच्छा ये भी याद रख लो सर, कॉस्ट ऑफ सेल में तमाम प्रोडक्शन रिलेटेड एक्सपेंसेस आएंगे। सर सेलिंग एंड मार्केटिंग में डिलीवरी चार्जेस, मार्केटिंग एक्सपेंसेस तमाम आएंगे, और इन दोनों में जो चीज़ नहीं आएगी वो एडमिन एक्सपेंस में आ जाएगी। ये एक बेसिक क्लासिफिकेशन होती है। ठीक है, अच्छा तो सर अगला सवाल ये है कि सर जो तमीम भाई ने हमसे पूछा कि सर ये तो इनकम है ना, तो सर दो रीज़न है इसके पीछे कि मैंने यहाँ पे सेलिंग एंड एडमिन क्रेडिट किया। पहला रीज़न, सर मुझे यहाँ पे अदर इनकम नाम का कोई फंक्शन नहीं बताया गया सवाल में। सवाल ने मिसलिनियस इनकम दी है, एक अदर इनकम नाम का कोई फंक्शन नहीं है। ये तो मिसलिनियस इनकम के बारे में तो नीचे एक एडजस्टमेंट उसने बताई हुई थी कहीं पे, मुझे याद नहीं कहाँ पे थी। सही, तो बेसिकली ये मेरा कोई फंक्शन नहीं है, ये एक एडजस्टमेंट है जो हमें पार्क करनी है। अगर मुझे यहाँ पे सवाल कोई अदर इनकम नाम की कोई चीज़ देता तो मैं उसके अंदर अकोमोडेट कर सकता था। सही, कर सकता था, करता नहीं, कर सकता था। लेकिन सर हम ये सीख के आए हैं कि बैड डेट की जो नॉर्मल एंट्री मैं पास करता हूँ, क्या एंट्री पास करता हूँ, मैं बोलता हूँ कि भाई अकाउंट रिसीवेबल, सॉरी, कैश या बैंक डेबिट करो और बैड डेट एक्सपेंस के लेजर को क्रेडिट करो। सर एक एक्सपेंस का लेजर है, उसी को क्रेडिट करके इनकम रिकॉर्ड करता हूँ या अलग से इनकम रिकॉर्ड कर रहा होता हूँ? हाँ भाई तमीम, हैं अलग से? क्या हो गया तमीम यार, ऐसा तो ना करो यार, क्यों डरा रहे हो? बेड डेट एक्सपेंस के बारे में हमने ये सीखा था ना। वैसे तो नॉर्मली हमारी एंट्री क्या पास हो रही होती थी कि बेड डेट एक्सपेंस डेबिट करते थे और अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट करते थे अगर फॉर एग्जांपल राइट ऑफ होता था। सही, और अगर लेट से प्रोविजन होता था तो हम बेड डेट को डेबिट करते थे और प्रोविजन को क्रेडिट करते थे। लेकिन अगर सर कोई बेड डेट रिकवरी आती थी हमारे पास तो जितना एक्सपेंस एक्स्ट्रा रिकॉर्ड करके बैठे होते थे हम उसको रिवर्स कर देते थे, तो हमारी एंट्री पास हो जाती थी कैश या बैंक डेबिट और बेड डेट क्रेडिट। सेट है? बेड डेट रिकवर्ड, बेटा तमीम देखो तो वर्डिंग क्या, खुद खुद देखो वर्डिंग क्या यूज कर रहे हो। बेड डेट रिकवर्ड मतलब एक पेएबल, सॉरी एक रिसीवेबल जिसको बेड कर चुका हूं, जिसको बेड डेट बना चुका हूं, जिसको राइट ऑफ बना चुका हूं, वो वापस आ गया। तो जब मैंने राइट ऑफ उसको बनाया था, जब उसको बेड बनाया तो बेड डेट एक्सपेंस के ही लेजर में ले जाके रिकॉर्ड किया था ना। मेरी एंट्री यही पास हुई थी ना राइट ऑफ की कि बेड डेट डेबिट और अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट। तो जो मेरा डेट है वो निकल के बेड डेट के लेजर में गया था। अब जब रिकवर हो रहा है, मुझे वापस मिल रहा है वो डेट, तो बेड डेट के ही लेजर से बाहर निकालूंगा उसको वापस। क्या ये चीज समझ में आती है? इसीलिए सर मैंने, हालांकि इवन दो कि ये मेरी इनकम है, कहाँ गई ये जो मुझे पैसे रिसीव हुए, इवन दो कि मेरी इनकम है, लेकिन मैं इसको कहाँ रिकॉर्ड कर रहा हूँ, बैड डेट एक्सपेंस के लेजर में क्रेडिट करके रिकॉर्ड कर रहा हूँ। क्या ये चीज़ हमारी क्लियर है? इसमें कोई मसला? अच्छा, फिर उसके बाद an amount of rupees 340,000 was received as 80% advance payment of a service contract on 1st January 2019 which will cover 10 month serving period ending on October 30th. Advance received was credited to other liabilities. सर इस पॉइंट को भी हम लोगों ने अच्छे से डिस्कस कर लिया था कि क्या होना था इसमें। तो सर इसकी अकाउंटिंग डिस्कस कर ली थी, सॉल्यूशन, अच्छा बल्कि सॉरी उससे पहले ज़रा बेड डेट की अकाउंटिंग तो कंप्लीट कर लें हम अपनी। सर
एक जो हमें बेड डेट की रिकवरी हुई थी, सबसे पहले तो हमने वो रिकॉर्ड करी कि अकाउंट रिसीवेबल डेबिट और बेड डेट रिवर्सल, ये सेलिंग एंड एडमिन एक्सपेंस क्रेडिट। फिर उसके बाद सर क्लोजिंग रिसीवेबल जो बैलेंस हमें दिया गया है वो दिया गया है 2456022 का, ठीक है। इसमें मैंने माइनस किया है 360,000। ये क्यों किया है भाई? ऊपर देखो, मैंने एक जगह अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट किया हुआ था सर, सेल्स रिटर्न के अगेंस्ट अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट किया हुआ था, तो मेरा रिसीवेबल का बैलेंस कम हो जाएगा, मैंने उसको माइनस कर दिया। फिर उसके बाद मैंने इसके अंदर ऐड किया 240,000। ये क्यों किया भाई? सर सवाल ने बोला था कि जो आपने बेड डेट रिकवर किए थे ना, वो आपने अकाउंट रिसीवेबल में से क्रेडिट कर दिए थे, तो सर मैंने अपने रिसीवेबल के बैलेंस को कम कर दिया था ना, तो सही करने के लिए वापस उसको डेबिट करके लाया था, 240,000 ऐड किया था अपने लेजर में, तो इसीलिए इस 240,000 को मैंने ऐड किया। तो मेरे पास अब जो एडजस्टेड रिसीवेबल का बैलेंस आता है दैट बिकम्स 2440022। मुझे पहली चीज़ ये बताओ, इस नंबर की कैलकुलेशन में कोई मसला? इस नंबर की कैलकुलेशन में कोई मसला? अच्छा, फिर उसके बाद मुझे याद पड़ रहा है, सवाल ने बोला कि भाई आपको 60% का एक स्पेसिफिक प्रोविजन रिकॉर्ड करना है, तो मैं गया, मैंने बोला कि भाई स्पेसिफिक प्रोविजन 50,000 पे 60% था, तो वो स्पेसिफिक प्रोविजन बन गया 30,000 का। जनरल प्रोविजन किस पे लूँगा? सर ये 2444022 जो भी कुछ है, इसमें से स्पेसिफिक वाला बाहर निकाला, जो कुछ बचा इसके ऊपर 5% का प्रोविजन बुक कर लिया। सर ये कैलकुलेशन भी हमने सीखी हुई है कि स्पेसिफिक पे अलग कैलकुलेट होता है, जनरल पे अलग कैलकुलेट होता है। जनरल पे कैलकुलेट करने के लिए स्पेसिफिक वाला डेट टोटल में से बाहर निकाल देते हैं, तो मेरे पास टोटल क्लोजिंग प्रोविजन आ गया 124919501, ठीक है। ओपनिंग प्रोविजन हमें ट्रायल बैलेंस से मिला, और जब डिफरेंस देखा तो हमारे पास इंक्रीज आ रहा है 7293 का। और मैंने अपने पास एक्सपेंस रिकॉर्ड कर लिया, सेलिंग एंड एडमिन एक्सपेंस डेबिट और अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट क्रेडिट। मुझे बताओ क्या एंट्री नंबर 7 में कोई मसला? यहाँ तक हम सब साथ हैं? अच्छा सर, फिर उसके बाद जो हमारी अगली एडजस्टमेंट थी पॉइंट नंबर 9 की, एक चीज़ तो उसने क्या बोली थी कि भाई जो हमने इस 3,40,000 की सर्विस के लिए एडवांस रिसीव किया था उसको रिकॉर्ड कर दिया था अदर लाइबिलिटीज़ में। तो सर इन क्या कहते हैं, वॉज क्रेडिट टू अदर लाइबिलिटीज़, हाँ ठीक है। तो मैंने क्या कहा, कहाँगी कैलकुलेशन मेरी, ये रही सर। अदर लाइबिलिटीज़ के अंदर मेरे पास 3,40,000 रुपये का पैसा पड़ा हुआ है जो मुझे एडवांस के तौर पर रिसीव हुआ। सर ये पैसा 80% है, 80% अगर है तो मैं इसको डिवाइड कर दूँ 80% से, तो मुझे पता चल जाएगा कि ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट मेरा कितने का था, सही। उसको मल्टीप्लाई कर दिया 6/10 से, तो मेरे पास 255,000 आ गया। मुझे बताओ क्या इसमें कोई मसला? इस एंट्री में कोई मसला? हफ्ता देखो दोबारा से एंट्री ट्रांजैक्शन पढ़ो आप मेरे साथ। अमाउंट हमें रिसीव हुई एडवांस पेमेंट के तौर पे ऑन जनवरी विच विल कवर 10 मंथ पीरियड एंडिंग ऑन 30 अक्टूबर 2019। वो बोल रहा है कि एडवांस जो हमने रिसीव किया था उसको अदर लाइबिलिटीज़ में रिकॉर्ड कर दिया। मतलब जब मैंने कैश रिसीव किया था तो मैंने एंट्री पास कर दी थी कैश डेबिट और अदर लायबिलिटीज़ क्रेडिट। तो सर सही एंट्री तो पास की हमने, सही। आपको अदर लाइबिलिटीज़ का वर्ड अच्छा नहीं लग रहा था तो आप बोल देते एडवांस फ्रॉम कस्टमर का वर्ड यूज़ कर लेते, लेकिन एट दी एंड रहता तो वो लाइबिलिटी ही, अदर लाइबिलिटीज़ के ही तौर पे दिखाया जाता, ठीक है। तो मेरी जो करेक्टिंग एंट्री पास होनी है दैट विल बी अदर लाइबिलिटीज़ में से जितना पोर्शन मैंने यूटिलाइज कर लिया है सर्विस का, जितना यानी सर्विसेज मैं दे चुका हूँ, डिवाइड बाई 80%, सॉरी उसको उतने को मैंने रिकॉर्ड कर लिया 6/10 करके। क्या ये चीज़ समझ में आती है? पॉइंट नंबर 8 समझ में आता है? हमें आगे बढ़िया यहाँ से। अच्छा जी, पॉइंट नंबर 8 के बाद 9 में क्या है, अगली कहानी क्या है? सर इंश्योरेंस पे किया एट द एंड ऑफ 2 मंथ 132,000 पर मंथ, लास्ट पेमेंट वाज मेड ऑन अप्रैल 1 2019। सर अगर हम 2 महीने की पेमेंट 2 महीने गुजरने के बाद कर रहे हैं और लास्ट पेमेंट मैंने 1 अप्रैल 2019 को करी है, दैट मीन्स इससे पहले जितना भी इंटरेस्ट एक्सपेंस है वो सारा का सारा पेड ऑफ है, उसके बाद वाला मुझे अभी रिकॉर्ड करना है, ठीक है। तो सर अगर मैंने अप्रैल को पे ऑफ किया, मैं अकाउंटिंग कर रहा हूँ 30 जून 2019 पे, तो अप्रैल मई और जून 3 महीनों का इंटरेस्ट एक्सपेंस मैंने रिकॉर्ड नहीं किया क्योंकि उसकी पेमेंट नहीं हुई भी। तो मैं गया, मैंने बोला भाई इंटरेस्ट एक्सपेंस रिकॉर्ड, सॉरी इंश्योरेंस एक्सपेंस रिकॉर्ड कर लेते हैं। ये रहा सर, सेलिंग एंड एडमिन डेबिट कितने से 396, 132,000 पर मंथ का एक्सपेंस है, 3 महीनों के हिसाब से 396 डेबिट और एक अक्रूड एक्सपेंस मैंने रिकॉर्ड कर लिया। क्या ये चीज़ समझ में आती है? अच्छा जी, फिर उसके बाद
Sir, as per terms of loan, interest on loan is paid on each quarter end. All quarter end payments were made on timely basis except lost quarter payment. No loan amount is repaid during the year. सर मुझे हर क्वार्टर पे करना होता है. हर क्वार्टर का मतलब 31 मार्च, 30 जून, 30 सितंबर और 31 दिसंबर. सर वो बोल रहे हैं कि भाई आपने लास्ट वाला जो क्वार्टर है ना सिर्फ उसकी पेमेंट नहीं करी, मतलब 3 महीने का एक्सपेंस आपने पे नहीं किया, तो आपने रिकॉर्ड भी नहीं किया होगा. तो मैंने क्या किया, मैं गया उसके पास, मैंने बोला भाई 1 मिलियन का मेरे पास टोटल एक्सपेंस है, ठीक है. 1 मिलियन पे मुझे 5% के हिसाब से एक्सपेंस बुक करना चाहिए, तो दिस विल बिकम 5 मिलियन, नहीं 500,000, ऐसा इतना एक्सपेंस मेरा टोटल रिकॉर्ड होना चाहिए एक साल में, सही. जिसमें से एक क्वार्टर मैंने रिकॉर्ड नहीं किया होगा क्योंकि इसकी पेमेंट नहीं करी, तो मल्टीप्लाई बाय 1/, साल में 4 क्वार्टर होते हैं, तो मेरे पास आई बिलीव 125,000 का रिजल्ट आएगा, है भाई. तो सर मैंने 125,000 की एक एंट्री पास करी होगी कि फाइनेंशियल चार्जेस डेबिट 125,000 और अदर लाइबिलिटीज़ क्रेडिट. अच्छा, मैंने 1/4 किया था, यहाँ पे 3/12 कर दिया. दोनों तरीकों से आंसर में कोई फ़र्क पड़ना नहीं है. अच्छा जी, पॉइंट नंबर 10 हो गया, आखिरी पॉइंट है हमारे पास. अच्छा, सेकंड लास्ट, सॉरी. A machine was purchased on November 30th by paying advance of 60% amounting to 650,000. The machine was installed on May 1, 2019. Rest of the payment was agreed to be made after 3 months of installation. तो भाई ऐसा है कि एक मशीनरी रिसीव हुई है 60% एडवांस दे के, सही है. और एडवांस कितना था, 650,000. सर एक ओरिजिनल अमाउंट थी, इसको मल्टीप्लाई किया था 60% से, तो मेरे पास रिजल्ट बना था 650,000 जो मैंने पे करे. तो ओरिजिनल अमाउंट अगर कैलकुलेट करनी हो तो 650,000 को डिवाइड कर दूँ 60% से, मुझे पता चल जाएगा कि भाई मेरे एसेट की कॉस्ट कितनी है. तो भाई मेरी एंट्री कुछ इस तरीके की पास हुई. कहाँ गया, हाँ, कि सर मशीन को डेबिट किया मैंने 650,000 डिवाइड बाय 60 से, सही 108,333 रिजल्ट आ रहा है उसका. फिर मैंने एडवांस जितना पे किया था, अब उसकी एडवांस जिस चीज़ के लिए पे किया था, एक एसेट क्रिएट किया था मैंने, उस चीज़ ने अपना काम पूरा कर दिया ना, उसका बेनिफिट मुझे पूरा मिल गया, तो अब वो एडवांस ख़त्म कर देना चाहिए, तो मैंने एडवांस क्रेडिट कर दिया 650,000 से. और रिमेनिंग जो पोर्शन बचा जो मैंने पे नहीं किया, उसको मैंने एक लाइबिलिटी के तौर पर अदर लाइबिलिटीज़ के अंदर रिकॉर्ड कर दिया. क्या एंट्री नंबर 11 में कोई मसला आया? मैं अच्छा सर, लास्ट एंट्री हमारी सिंपली डेप्रीसिएशन एक्सपेंस की थी, सही है. तो मैंने उसकी कैलकुलेशन कर दी सर, वही जो हमने एक टेबल बनाना सीखा है उसी टेबल के थ्रू, कि सर ओपनिंग एसेट्स के ऊपर मैंने कॉस्ट, एक्यूमुलेटेड ओपनिंग नेट बुक वैल्यू, रेट, टाइम, डेप्रीसिएशन, क्लोजिंग नेट बुक वैल्यू लिया. न्यू में हमारे पास सिर्फ एक अदद ये मशीनरी आई है, और तो कोई सवाल ने इन्फॉर्मेशन दी नहीं है, तो इसी के ऊपर मैंने अपना कैलकुलेशन करी. तो मेरे पास डेप्रीसिएशन एक्सपेंस आ गया 1340466, ठीक है. एंट्री क्या पास हो गई, सेलिंग एंड एडमिन डेबिट और एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन क्रेडिट. अच्छा जी सर, ये कहानी करने के बाद जब मैं इस काबिल हो गया कि अपना प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बनाना शुरू करूं, तो थोड़ी सी मुझे एडजस्टमेंट्स करनी है. तो पहली एडजस्टमेंट तो क्या है, एक मिनट रुको. पहली एडजस्टमेंट, इसको थोड़ा सा नीचे ले आते हैं, ठीक हो गया. अच्छा, फिर सर मैंने कहा कि भाई, अच्छा मुझे ये बताओ बेटा, ये कॉस्ट ऑफ सेल्स का टोटल कितना बनेगा, दिस प्लस दिस माइनस दिस, ये रिवाइज टोटल मुझे बताओ. 1147 114,571,810. हाँ भाई, माइनस करके बताइए रिजल्ट क्या आ रहा है, नया रिजल्ट.
62099996 ठीक हो गया सर। ये 340,000 और क्या कहते हैं 45,000 यहाँ पे ऐड होना चाहिए, तो यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ 340,000 प्लस 45,000। तो अब मुझे बताइए मेरा सेलिंग एंड एडमिन सर यही नंबर 1385 फलाना फलाना जो भी आ रहा है ना, इसी के अंदर 340 और 45,000 ऐड कीजिए, देखिए क्या रिजल्ट बनता है। क्या रिजल्ट आ रहा है भाई? हाँ तो नहीं बेटा वही पूछ रहा हूँ, क्या चेंज? चेंज ऑब्वियसली बेटा दानिया चेंज आएगा, 2 नंबर्स ऐड करे ना आपने इसके अंदर, तो रिजल्ट चेंज हो जाएगा ना मेरा थोड़ा। 1 अच्छा जी 143 इतना नंबर तो 14377 नहीं 2377 सही 782 सर। नेट प्रॉफिट पे मेरा से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, नेट प्रॉफिट मेरा सेम ही आ रहा होगा, जल्दी से चेक कर लें आप लोग एक बार। लॉजिकली अगर देखो तो सर 340 और 45,000 तो जो था वो पहले इस नंबर में शामिल था, यहाँ से निकाल के अब उसको यहाँ शामिल कर दिया गया, तो रहा तो वहीं पर माइनस की कंडीशन मेरा, तो आपका प्रॉफिट यही आना चाहिए, प्रोवाइडेड के जिन्होंने पिछली मरतबा सॉल्व किया था कि उन्होंने सही कैलकुलेट करा दिया हो मुझसे। हाँ भाई क्या रिजल्ट है, सेम आ गया, बेहतरीन। सर अब अगर मैं आऊँ अपने प्रॉफिट एंड लॉस के बाद फाइनेंशियल पोजीशन की तरफ, तो भाई फिक्स्ड एसेट्स सर, फिक्स एसेट्स का तरीका तो हमने सीखा हुआ है, सिंपली टेबल में ये नंबर हम खुद ही कैलकुलेट करके बैठे हुए होते हैं, तो 12966,965 मैं सीधा सीधा उठा के ले आया। फिर उसके बाद सर इन्वेंट्री हमारे पास गिवन है 1 मिलियन की, 340,000 की एक एडजस्टमेंट सर जो फायर ब्रोकआउट हुई थी जिसका वजह से इन्वेंट्री डैमेज हुई थी, 45,000 की वजह से वो सर जो मेरी से क्या कहते हैं थेफ्ट ऑफ इन्वेंट्री थी वो उसका लॉस आ गया। 50,000 क्या है भाई, 50,000 मेरी जो कॉस्ट सेल रिटर्न हुई थी जिसकी अकाउंटिंग नहीं करी हुई थी वो 50,000 रिकॉर्ड कर ली, नहीं वो सॉरी वो 42,000 थी, एक मिनट देख लेता हूँ मुझे याद नहीं आ रही अभी। एक एबनॉर्मल लॉस सर इनमें 42,000 आ गई मेरी कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट और इन्वेंट्री क्रेडिट, रीज़न बीइंग ये क्या किया था भाई, 42,000 क्यों डेबिट किए थे हमने, यहाँ पे कहीं लिखे होंगे ये रे, एनआरवी लॉस की वजह से, ठीक है। तो एनआरवी लॉस की वजह से 42,000 क्रेडिट हुए मेरे, ड्राइंग्स की वजह से 50,000 क्रेडिट हुए मेरे, सर अकाउंट रिसीवेबल की वजह से क्या कहते हैं सॉरी सेल्स रिटर्न की वजह से 300,000 डेबिट हुए, बस यही सारी एडजस्टमेंट्स थी। तो तमाम एडजस्टमेंट्स को इनकॉर्पोरेट सर, ये 3 लाख की एडजस्टमेंट कहाँ से ले आया, मुझे ये कंफ्यूज कर रही है, ये रही 3 लाख की एडजस्टमेंट, सही है ठीक है भाई। 3 लाख रुपए ऐड किए। खैर मेरे पास इन्वेंट्री का बैलेंस आता है 823024, अकाउंट रिसीवेबल में सर गिवन बैलेंस हमारे पास, इसमें से एक सेल्स रिटर्न हमने अकोमोडेट करी, सही, एक जो बेड डेट की रिकवरी गलत रिकॉर्ड करके बैठे थे वो रिकॉर्ड करी, और सर क्लोजिंग बैलेंस ऑफ प्रोविजन हमने यहाँ से माइनस करा दिया 1249501, तो मेरे पास रिसीवेबल का नया बैलेंस आता है ये। सर अगर आपको ऐसे अच्छा नहीं लग रहा तो आप अलाउंस फॉर प्रोविजन, अलाउंस या प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट को अलग से लाइन में भी दिखा सकते हो, कोई मसला नहीं उसमें। एडवांस इन प्रीपेमेंट सर गिवन बैलेंस इतना है 650,000 की हमने प्रीपेमेंट ख़त्म करी है, क्यों ख़त्म करी है भाई, 650,000 की हमने एंट्री इसलिए पास करी थी कि एक अदद हमने एडवांस दिया हुआ था जिसकी ये रही 650,000 की मशीन लेके आए थे ना हम, तो मशीन जब हमारे पास आ गई तो अब वो एडवांस नहीं बचा, तो हमने वहाँ से बाहर निकाल दिया, कहाँ गया, हाँ वहाँ से बाहर निकाल दिया, बाकी हमारे पास इतना रह गया। कैश एंड बैंक में से 1056,000 गिवन था, 56,000 हमने रिकॉर्ड नहीं किया हुआ, 56,000 कहाँ से आया था सर, जो हम सेल्स रिटर्न कर रहे थे ना, नहीं सेल्स रिटर्न तो नहीं कर रहे थे, 56,000 कहाँ से लाए थे हम भाई, कैश एंड बैंक डेबिट किया था और अदर लाइबिलिटीज़ क्रेडिट करी थी, क्यों करी थी भाई, ओवरड्राफ्ट, कहाँ है अदर, हाँ ये वाली पॉइंट तो मिस ही हो गया मुझसे बिल्कुल समझाना। देखो सवाल क्या बोल रहा है कि कैश एंड बैंक बैलेंस आपके पास गिवन जो टोटल आ रहा है वो 1056,000 का आ रहा है, ठीक है, हाँ। तो इसने क्या बोला कि भाई बैंक अकाउंट के अंदर एक 56,000 का ओवरड्राफ्ट मौजूद है, सही।
पहली चीज तो मुझे ये बताओ, क्या ये 56,000 मेरा एसेट है या लायबिलिटी है भाई? ये जो 56,000 है ये मेरा एसेट है या लायबिलिटी? सर ये लायबिलिटी है। और सर जो कैश का अपना लेजर है, अपना जो बैलेंस है, वो मेरे लिए एसेट है। तो सर कुछ इस तरीके की कहानी कही गई होगी कि एक मेरे पास पॉजिटिव कैश का बैलेंस होगा, लेट से 100 रुपये का। फिर मुझे बताया गया होगा कि भाई आपके पास ओवरड्राफ्ट है कितने का, 10 रुपये का। इन दोनों को माइनस करके मैंने बोला होगा कि भाई मेरे पास नेट पे कैश कितना पड़ा हुआ है, 90 रुपीज़ का। क्या ये कहानी हुई होगी? सर मुझे अगली चीज़ अब ये बताओ, अगर ये मेरे लिए लायबिलिटी है 56,000, अगर मेरे लिए लायबिलिटी है तो इसको लायबिलिटी में प्रेजेंट करना चाहिए। दैट मीन्स 1056,000 में से बाहर निकाल के इसको लायबिलिटीज़ की तरफ ले जाऊं। सर अब जब ये कैश एंड बैंक के अंदर इस चीज़ को शामिल किया गया था ओवरड्राफ्ट को, तो इसने मेरे कैश एंड बैंक के बैलेंस को कम कर दिया था। अब जब करेक्शन करने जाऊंगा तो मैं क्या बोलूंगा? सर एक एंट्री मैंने रेड में यहाँ पे लिखी हुई है कि मैंने कैश एंड बैंक को डेबिट किया और अदर लायबिलिटीज क्रेडिट करी। बैंक डेबिट एंड अदर ओवरड्राफ्ट क्रेडिट या अदर लायबिलिटीज क्रेडिट 56,000 से। तो वही अमाउंट यहाँ पे लिखी आ रही है। अच्छा, पहली चीज़ ये तरीका मोस्ट प्रॉब्लम मेरे ख्याल से सबने यही काम किया है। कोई ऐसा है जिसने ऐसा ना किया हो? अच्छा सर, याद होगा जब हम लोगों ने ये चैप्टर शुरू किया था, मैंने एक कॉन्सेप्ट आपको पढ़ाया था, एक डेफिनेशन आपको पढ़ाई थी, दैट वाज कॉल्ड कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। कैश और कैश जैसा। तो मुझे बताओ, क्या कैश बैंक का ओवरड्राफ्ट कैश कैश जैसा नहीं है? सर कैश जैसा ही तो है, बस उसकी शक्ल थोड़ी सी अपना प्लस की जगह माइनस का साइन लिखा हुआ आ रहा है। सही है। तो सर ओवरड्राफ्ट को दिखाने के दो तरीके। पहला तरीका, या तो आप उसको लायबिलिटीज में दिखाओ या फिर आप उसको कैश में से माइनस करके दिखा दो, कोई मसला नहीं है। दोनों तरीके बिल्कुल सही हैं। आपकी बुक ने ये किया हुआ है और ये तरीका ज़्यादा बेटर है। क्यों? क्योंकि आपका जो लॉ है ना, वो भी ये बोलता है कि बैंक ओवरड्राफ्ट को अलग से दिखाया करो। ठीक है। तो इसीलिए यही वाला तरीका हमने फॉलो करना है। सिर्फ इन्फॉर्मेशन के लिए बता रहा हूँ कि अगर आप ये वाला काम नहीं करते, आप टोटल 1056 दिखा रहे होते, तब भी सही होता, तब भी गलती नहीं होती। ठीक हो गया। अगली कहानी। सर ओपनिंग गिवन है, प्रॉफिट आपके पास ओपनिंग एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट सवाल से उठा के लिया है, लॉस जितना भी था वो आपने रिकॉर्ड कर लिया, ड्राइंग्स आपके पास आई 2.5 मिलियन की। तो ये गिवन थी, 50,000 की इन्वेंट्री लेके गया था, मेरे पास क्लोजिंग कैपिटल इतना आ गया, नेगेटिव में चला गया क्लोजिंग कैपिटल, कोई मसला नहीं। अच्छा, नेगेटिव में क्लोजिंग कैपिटल का मतलब क्या है कि भाई ओनर ने इतना पैसा डालना है बिजनेस में ताकि वो अपना बिजनेस के उधार ख़त्म करे। सही है। फिर उसके बाद सर बैंक लोन जैसा था वैसे का वैसे ही लिखा हुआ है, अकाउंट्स पेबल जैसा था वैसे ही लिखा हुआ है, क्रूड एक्सपेंसेस गिवन इतना था 396,000 का, हमने इंश्योरेंस एक्सपेंस रिकॉर्ड किया, वो वैसे आ गया, वो आ गया। अदर लाइबिलिटीज़ गिवन इतनी थी, 255,000 हमने माइनस करे, 125 ऐड करे। ये 125,000 तो मुझे याद है इंटरेस्ट एक्सपेंस के थे, ये 255,000 मुझे नहीं याद। ये 43,000 मशीनरी के हैं, ये 56,000 कैश एंड बैंक के हैं। अब ये 255,000 जल्दी से देख के आ जाता हूँ। 255,000 मिसलिनियस इनकम वाले, जब हमने इनकम रिकॉर्ड कर ली तो वो मैंने रिवर्स कर दिया, मेरे बैलेंस शीट टैली हो रही है 4787,500। मुझे जल्दी से ये बताओ, इस सवाल में कोई इशू है हमें? अच्छा जी। सर अगले सवाल पे आते हैं। ये सवाल कंपैरेटिवली बहुत इजी था। सही है। तो इसमें मेरे पास जो रिजल्ट्स आए हैं, एसओसीआई आया है मेरे पास 2043600 का, लॉस आ रहा है मेरे पास। जी बेटा तमीम बोलिए। बोलिए बेटा। ड्राइंग्स को कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में से लेस क्यों नहीं करा था? क्यों नहीं किया था? सिंपल। कौन गया? इन्फॉर्मेशन क्या बोल रहा है? अरे चले जा भाई ऊपर। सर जब हमने इन्वेंट्री की फिजिकल काउंटिंग करी तो हमें पता चला, इन्वेंट्री की फिजिकल काउंटिंग करी तब हमें पता चला कि हमने ड्राइंग्स करी हुई हैं। मतलब इससे पहले की अकाउंटिंग हुई भी नहीं है। ऐसा है तमीम? नहीं देखो, क्या कहते हैं, लॉस 206, अच्छा अगले वाले की बात कर रहे हो।
सही। तमीम, दानिश उस पे आते हैं अगले सवाल पे। तो तमीम मुझे ये बात दोबारा बताओ, मैंने एक अकाउंटिंग रिकॉर्ड ही नहीं करी ना, ये वाली, सॉरी ये वाली बी वाली, ये अकाउंटिंग रिकॉर्ड ही नहीं करी, तो मेरे पास वो कॉस्ट ऑफ सेल्स तक पहुंची ही नहीं होगी। तो जब मैं रिकॉर्ड करने जाऊंगा तो जो ओरिजिनल एंट्री मुझे रिकॉर्ड करनी चाहिए है वही रिकॉर्ड कर दी मैंने, डायरेक्ट ड्राइंग डेबिट और इन्वेंट्री क्रेडिट। ठीक है। अच्छा जी, अब जरा हम आए अपने नए वाले सवाल के पास। तो अल्लाह भला करे, हमारे पास जो रिजल्ट्स हैं, अच्छा एक एक करके रिजल्ट चेक करते हैं। नेट सेल्स हमारे पास आई 13860,000 की। सर अगर इसके मुझे क्वेश्चन में याद नहीं है क्या क्या चीज़ें थी, लेकिन अगर डिस्काउंट रिसीव्ड आपने यहाँ रखा है तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि यहाँ पे नंबर चेंज हो। ठीक है। फिर उसके बाद सर ओपनिंग कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड की अगर हम बात करते हैं तो ओपनिंग प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग माइनस परचेज रिटर्न और एक कैरेज इनवर्ड ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट मैंने ऐड करी हुई है। तो मेरे पास कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड आ रही है 10299,600। क्या ग्रॉस प्रॉफिट तक सही है हम? दानिश ग्रॉस प्रॉफिट तक साथ हैं? क्या चेंज है दानिश? चलो एक काम करते हैं, जल्दी जल्दी ना मैं ये सवाल डिस्कस कर लेता हूँ एक बार। ठीक है, एक मिनट, मैंने अगला क्वेश्चन यहाँ रखा हुआ है ना। हाँ सही है। जी बेटा हफ्सा। अच्छा भाई, फर्नीचर शॉप इक्विपमेंट है, क्लोजिंग इन्वेंट्री में 3035.4 है। अच्छा चेक कर लेते हैं अभी। सप्लाईज ऑन हैंड है, इन्वेंट्री बैंक ओवरड्राफ्ट कैश इन हैंड सेल परचेज रिटर्न इनवर्ड कैरेज इनवर्ड बैंक लोन रिटर्न आउटवर्ड मेंटेनेंस सैलरीज इंश्योरेंस। अच्छा देखो, सबसे पहली चीज़ परचेजेस लिखा हुआ दिखाई दिया, दैट मीन्स परपीचुअल नहीं पीरियोडिक यूज़ कर रहे हैं। फिर सर मुझे एक्सपेंसेस अपने अपने नेचर के हिसाब से लिख के दिखाई दिए, तो दैट मीन्स क्लासिफिकेशन बाय नेचर यूज़ हो रही है। अच्छा अलाउंस आ गया, कैपिटल आ गया, ड्राइंग्स आ गई। पहली इन्फॉर्मेशन, इन्वेंट्री एज एट 30 जून 2022 वाज मेजर्ड एट अ कॉस्ट ऑफ 3.110 बिलियन। It included inventory costing 310,000 which was shop spoiled and can be sold at 70% of the normal selling price after incurring rupees 15,000 expenses. Normal selling price is cost plus 20%. तो सर एनआरवी की कैलकुलेशन करनी है। मैं गया, मैंने बोला कि भाई मेरे पास टोटल इन्वेंट्री जो है ना वो 3.11 मिलियन की है, इसमें से 3,10,000 की स्पॉइल्ड है ना, बाकी की मैंने गुड इन्वेंट्री बोल दी। अच्छा जी, अब अगला स्टेप मैंने क्या किया, मैंने कहा कैलकुलेशन शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अगर गुड वाले की बात करूं, मेरी कॉस्ट है उसकी 2.8 मिलियन। नॉर्मल सेलिंग प्राइस इसकी हमने कैलकुलेट करी, जो मार्कअप हमें बताया गया 20% के हिसाब से, वो बन गया 3,360,000। कॉस्ट टू सेल उसके सवाल ने कोई हमें नहीं दी, तो एनआरवी वही रही फेयर वैल्यू, और लोअर कौन सा आ गया 2.8 मिलियन। सर इन्वेंट्री की अकाउंटिंग तो याद है ना, ये वाला टेबल हम इन्वेंट्री के चैप्टर में बना के आए थे। फिर उसके बाद क्या हुआ सर, जो स्पॉइल्ड है उसकी मैंने क्या कहा, सबसे पहली चीज़ को मैं उसकी लेके आया नॉर्मल सेलिंग प्राइस। सवाल ने क्या बोला कि भाई कैन बी सोल्ड एट 70% ऑफ द नॉर्मल सेलिंग प्राइस। दैट मीन्स मैं पहले इस 3,10,000 को 3,10,000 को नॉर्मल सेलिंग प्राइस तक लेके जाऊं, और फिर इस नॉर्मल सेलिंग प्राइस को 70% पे लेके जाऊं, तब मुझे पता चलेगा कि मेरी सेलिंग प्राइस कितनी है। तो मैंने क्या कहा कि भाई अगर मैं बेचता हूँ नॉर्मल कॉस्ट प्लस 20% पे, तो 3,10,000 मेरी कॉस्ट है, इसको डिवाइड कर देता हूँ 120 से, सॉरी 100 से, मल्टीप्लाई कर देता हूँ 120 से, और इस टोटल को मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ 70% से, तो मेरे पास नॉर्मल सेलिंग प्राइस आ जाएगी, जो कि मेरे पास कैलकुलेट हो रही है 260,400 रुपीज़ की। क्या सबकी यही कैलकुलेट हो रही है? फिर उसके बाद सर कॉस्ट टू सेल 15,000 बताई, वही मैंने रखी। एनआरवी कितनी आ गई, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट टू सेल, तो 245,400 की आई, लोअर 245,400 है, और मेरे पास टोटल इन्वेंट्री का बैलेंस इतना आ गया। ठीक है, ये इन्वेंट्री की अकाउंटिंग हो गई। सर हमने क्या कहा कि हमारे पास एक इन्वेंट्री है, अच्छा सर 3,110,000 की कॉस्ट है मेरे पास, 3,045,400 की उसकी लोअर अपना क्या कहते हैं एनआरवी आ रही है। तो क्या मुझे एनआरवी लॉस रिकॉर्ड करना चाहिए? क्या मुझे एनआरवी लॉस रिकॉर्ड करना चाहिए?
हाँ भाई, मर्द हजरात कहाँ चले गए? जल्दी बताओ बेटा, अगले सवाल पे भी जाना है। दानिश। हाँ भाई, करनी चाहिए। तो मेरे भंगियों, हम लोग कौन सा मेथड यूज कर रहे हैं? हम लोग यूज कर रहे हैं पीरियोडिक मेथड। पहले इसलिए भंगी नहीं बोला था क्योंकि बाजियों के जवाब आए हुए थे, इसीलिए बाजों के जवाब का इंतजार किया। सर पीरियोडिक मेथड में एनआरवी लॉस की अकाउंटिंग कैसे की जाती है? कोई अकाउंटिंग नहीं की जाती सर। जो क्लोजिंग इन्वेंट्री है हम उसी की वैल्यू को कम करके रिकॉर्ड करते हैं, तो एनआरवी लॉस ऑटोमेटिकली रिकॉर्ड हो जाता है। याद है? ये कहानी याद है सारी? तो सर मैंने वही तो किया, ये कैलकुलेट कर लिया कि मेरी जो इन्वेंट्री है उसकी कॉस्ट इतनी है, रिकॉर्ड होनी चाहिए 305,400 पे। तो जब मैं अपनी क्लोजिंग इन्वेंट्री रिकॉर्ड करने जाऊंगा कॉस्ट ऑफ सेल में, कम वाली वैल्यू पे रिकॉर्ड करूंगा। अच्छा, ये 250,000 की कोई और एडजस्टमेंट भी है। जब मैं रिकॉर्ड करूंगा तो जो भी कुछ एनआरवी लॉस है वो ऑटोमेटिकली रिकॉर्ड हो जाएगा। तो सर इन केस ऑफ पीरियोडिक मेथड में एनआरवी लॉसेस की कोई अकाउंटिंग एंट्री पास नहीं करता। क्या ये चीज समझ में आती है हमें? अच्छा, फिर उसके बाद क्या बोल रहा है भाई? गुड्स वर्थ 250,000 वर टेकन बाय ओनर फॉर पर्सनल यूज। सर 2.5 लाख रुपए की इन्वेंट्री हमारा ओनर लेके चला गया है। तो मैंने यहाँ पे एक छोटी सी गलती करी हुई है। कहाँ गया? इन्वेंट्री नहीं, यहाँ पे परचेजेस का लेजर क्रेडिट होना चाहिए था, तो मैंने ड्राइंग्स की जगह परचेजेस क्रेडिट कर दिया। तो आ गया मेरे पास 250,000 की क्या कहते हैं, ड्राइंग्स की एंट्री आ गई। फिर उसके बाद क्या बोल रहा है? सप्लाईज कंज्यूम ड्यूरिंग द ईयर वर 265,000। ठीक है, ऊपर अगर मैं आता हूँ तो वो बोलता है कि भाई आपने सप्लाईज इन हैंड पड़ी हुई है आपके पास 300 रुपये की। मतलब इन्वेंट्री आपने जो रिकॉर्ड करके रखी हुई। सप्लाईज क्या होती है हमें पता है, स्टेशनरी आइटम्स वगैरह टाइप की जो चीज़ें जो हमारी डेली बेसिस अकाउंटिंग में यूज हो रही होती हैं, तो वो हमारे पास पड़ी हुई है 300 रुपये की। ठीक है, और सप्लाईज की कहीं परचेज हमें बताइए, नहीं बताई। फिर बाद में अगली चीज़ हमें क्या बोल रहा है कि भाई, ओ कहाँ गई, 2,65,000 रुपये की हमने साल भर के दरमियान में यूज़ कर ली है। मतलब तो सर जो हमने यूज़ कर ली उसका एक्सपेंस रिकॉर्ड कर दिया, ऑफिस सप्लाईज डेबिट और सप्लाईज का एक्सपेंस क्रेडिट, सप्लाईज का सॉरी एसेट क्रेडिट 2,65,000 से। ठीक है, फिर उसके बाद अगली एंट्री में क्या बोल रहा है? सैलरीज ऑफ 175 वर अक्रूड। तो सर जो अक्रूवल था वो रिकॉर्ड कर लिया, सैलरी एक्सपेंस डेबिट और अक्रूड एक्सपेंस क्रेडिट, बहुत आसान सी एंट्री। फिर उसी तरीके से बोल रहा है इंश्योरेंस एक्सपेंस वाज पेड ऑन 1 जनवरी एंड एन एनुअल इंश्योरेंस प्रीमियम इन एडवांस। सर 1 साल का एडवांस में पे कर दिया। मैं अकाउंटिंग कर रहा हूँ 30 जून 2022 पे, मैंने पेमेंट करी है 1 जनवरी 2022 पे। तो 1 जनवरी 2022 से लेके 30 जून तक मेरे पास बनते हैं 6 महीने जिसका एक्सपेंस रिकॉर्ड होना चाहिए। बाकी 6 महीने मेरे लिए प्रीपेड होने चाहिए। तो मैं गया और मैंने बोला कि भाई इंश्योरेंस एक्सपेंस थोड़ा सा कम कर दो 180,000 से, और उसकी जगह एक प्रीपेड रिकॉर्ड कर लो 180,000 से। कैसे किया? 360,000 इंटू 6/12 बेसिक सी कैलकुलेशन। फिर उसके बाद क्या बोल रहा है भाई? अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट इज टू बी मेंटेन एट 6% ऑफ द अकाउंट रिसीवेबल एंड बेड डेट ऑफ 50,000 इज टू बी रिटन ऑफ। तो सर इज टू बी रिटन ऑफ मतलब मुझे राइट ऑफ करना है। तो मैंने एक एंट्री तो पहले पास करी होगी, एक मिनट, एक एंट्री मैंने तो पास करी होगी सबसे पहले बेड डेट की, जो मुझे कहीं नजर नहीं आ रही, ये रही सही, बेड डेट डेबिट और ट्रेड रिसीवेबल क्रेडिट 50,000 की। फिर बाकी जो कुछ भी बचा 2.4 मिलियन, इसके ऊपर 6% का प्रोविजन लिया तो वो आता है 144,000। और ओपनिंग से कंपेयर किया तो मेरे पास रिजल्ट आता है 19,000। तो मैंने 19,000 से अपने बेड डेट एक्सपेंस को डेबिट किया और अपने प्रोविजन को इंक्रीज कर लिया। क्या बेड डेट की अकाउंटिंग में कोई मसला? फिर फाइनली सर डेप्रीसिएशन, अच्छा फाइनली नहीं सॉरी, सेकंड लास्ट क्या बोल रहा है? बिल ऑफ एडवर्टाइजमेंट ऑफ 150,000 फॉर जून वाज पेड इन जुलाई। सर एक बिल है जो हमने था जून का, पेमेंट जुलाई में करी है। तो याद होगा सर हम एक्सपेंसेस कब रिकॉर्ड करते थे? जब पेमेंट करते थे। तो सर इस 150,000 की पेमेंट जुलाई में जाके हो रही है, तो रिकॉर्डिंग भी वहीं पर हुई होगी। हालांकि रिकॉर्ड जून में ही होना चाहिए, क्यों? क्योंकि बिलोंग इस साल से करता है। तो मैंने एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस डेबिट किया और अक्रूड एक्सपेंस के तौर पे 150,000 मैंने क्रेडिट कर दिया। बेहतरीन हो गया। सर थोड़ा जल्दी जल्दी भाग के जा रहा हूँ, उम्मीद है कोई परेशानी नहीं होगी। डेप्रिसिएशन इज टू बी प्रोवाइडेड ऑन फर्नीचर एट 15% एंड शॉप इक्विपमेंट एट 20% ऑन रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड।
डेप्रिसिएशन की कैलकुलेशन बहुत सीख ली हमने। तो मैं गया अपने टेबल के पास, मैंने बोला भाई फर्नीचर है 120 की 1.2 मिलियन की कॉस्ट है, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 300,000, कैरिंग अमाउंट 900,000 बन गई, रेट लिया 15% का। सर सवाल ने बोला है कि इक्विपमेंट के ऊपर आप डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहे हो, नहीं सॉरी, फर्नीचर 15%, शॉप भी 20%, दोनों पे रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड पे। तो सर रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड का मतलब मैंने इसी को मल्टीप्लाई किया होगा इसी से, तो मेरे पास ये रिजल्ट आ गया। सर यहाँ पे एक कॉलम मैंने इग्नोर किया हुआ था टाइम का, क्यों? क्योंकि सवाल ने कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन नहीं दी कि साल के दरमियान कोई नया एसेट आया, तो इसलिए इग्नोर कर दिया था मैंने। एनीवे तो मेरे पास रिजल्ट जो आया उसके हिसाब से मेरी डेप्रिसिएशन एक्सपेंस बनती है 425,000। मुझे ये बताओ कि यहाँ तक की अकाउंटिंग हमने जो जितनी भी एंट्री सारी पास करी, इसमें किसी का कोई मसला, कोई सवाल, कोई भी चीज़ जो पूछनी हो? बेहतरीन हो गया। अच्छा भाई, फिर उसके बाद सर एसओसीआई आपको दी हुई है, सेल्स डेबिट सेल्स रिटर्न हमने रिकॉर्ड कर ली। अच्छा, ये क्लोजिंग इन्वेंट्री मैंने यहाँ पे नहीं करना चाहिए था, मुझे ये -250,000 करना चाहिए था यहाँ पे। तो 9260,000 -250,000, तो मेरे पास रिजल्ट हो जाएगा 9010। और सर यहाँ पे मुझे कोई चीज़ माइनस नहीं करनी चाहिए थी, तो 3045,400 क्लोजिंग इन्वेंट्री वैसे ही रिकॉर्ड कर ली, इसको सही कर लिया। तो सर ये मेरे कुछ रिजल्ट्स बने। ग्रॉस प्रॉफिट ऑब्वियसली सेम ही रहा मेरा, विच वॉज 10299,600, ठीक हो गया 9010, हाँ सही रिकॉर्ड किया मैंने। अच्छा जी, फिर उसके बाद ग्रॉस प्रॉफिट हो गया सर, बाकी सारे एक्सपेंसेस में वही लिस्ट डाउन करता चला गया, जिसमें जो एडजस्टमेंट हैं, एडजस्टमेंट्स कैसे पार्क करनी है हम अच्छे से सीख चुके हैं। तो मेरे पास रिजल्ट आया 2043,600। दानिश का मुझे याद पड़ रहा है, सवाल मैच नहीं हो रहा था, मुझे ये बताओ दानिश, क्या कोई गलती हमने एंट्री में करी थी? हाँ भाई दानिश, क्या गलती थी हमारी कोई एंट्रीज में? कहाँ चले गए बेटा? अच्छा, परचेजेस की अमाउंट में यानी कैलकुलेशन में मिस्टेक थी, एंट्रीज हमारी सही पास हो गई थी ना, एंट्रीज का अंडरस्टैंडिंग में कोई मसला नहीं था, कैलकुलेटर बस गलत चला था। अच्छा, इसी तरीके से सर जब मैंने एसओएफपी बनाया होगा तो टोटल एसेट्स मेरे 7671,400 पे मैच हो रहे हैं, 7761,400 पे, ठीक है। तो मेरे ख्याल से ये चीज़ भी काम हिसाब किताब हो गया होगा। अच्छा जी, आगे बढ़ जाऊँ ना भाई यहाँ से? अच्छा जी, सर ये रहा आपके पास अगला सवाल। इसके बाद एक सवाल हमने मज़ीद और सॉल्व करना है बस, ठीक है। वो भी मैं आपको होमवर्क में दूंगा कल की क्लास में इंशाल्लाह, वो भी सॉल्व करेंगे साथ में, वो थोड़ा सा अलग किस्म का है। फिर उसके बाद हमारा एक पार्टनरशिप का पोर्शन रह जाएगा, 3 दिन मुझे उसको कराने में लगेंगे। तो मोस्ट प्रॉब्ली इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक में हम पूरी प्रैक्टिस वगैरह सब कुछ करने कराने के बाद अपना कोर्स क्लोज कर रहे होंगे, ठीक है। ये अभी नहीं, मैं समझा रहा हूँ, मैं नहीं करा रहा सवाल भाई, अब मैंने जितने कराने थे मैंने करा दिए, सवाल सारे आपने सॉल्व करने, मैं पुराने वाले सॉल्यूशन कॉपी करके लाया करूँगा बस यहाँ पे, ठीक है। मैं सिंपली सिर्फ क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ आप लोगों से। अच्छा भाई देखिए, क्वेश्चन क्या है हमारे पास कि फॉलोइंग इज द ट्रायल बैलेंस ऑफ ट्यूलिप एंटरप्राइजेस फॉर द ईयर एंडेड फलाना फलाना। सर कैश एंड बैलेंस ट्रेड रिसीवेबल स्टॉक ऑन 31 दिसंबर 2017, बहुत ध्यान से, स्टॉक ऑन 31 दिसंबर 2017। सर फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2017, हमने अकाउंटिंग भी करनी है कब की? 31 दिसंबर 2017। तो सर ये हमारे लिए क्लोजिंग स्टॉक है। अगर ट्रायल बैलेंस में क्लोजिंग स्टॉक गिवन है तो इसका मतलब सर हम कौन सा मेथड यूज़ कर रहे हैं? हम यूज़ कर रहे हैं परपीचुअल मेथड। क्या ये चीज़ हमें समझ में आती है? फिर उसके बाद सर प्री पेमेंट्स हैं, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, ड्राइंग, कॉस्ट ऑफ सेल। देखो कॉस्ट ऑफ सेल भी लिखी हुई नजर आ गई, परचेजेस नहीं है यहाँ पे। अच्छा, सैलरीज एंड वेजेस, फ्यूल एंड पावर, बेड डेट, रेंटेड, इंश्योरेंस, रिपेयर मेंटेनेंस, फाइनेंशियल चार्जेस, स्टेट पेएबल, अक्रूवल एंड अदर पेएबल, प्रोविजन, accumulated डेप्रिसिएशन। सर 12% लॉन्ग टर्म लोन, कैपिटल, सेल्स ऑफ मिसलिनियस। सर अब फाइनेंशियल चार्जेस एक फ़ौरन से ये चीज़ चेक कर लो हाथ के हाथ। सर मेरे पास जो लोन है वो है 5150 का, जिसके ऊपर इंटरेस्ट है 12% का।
फाइनेंशियल चार्जेस हमारे सिर्फ और सिर्फ रिकॉर्ड हुए में 700 के, तो ये चेक करना है कि क्या ये सही रिकॉर्ड हुए में है या नहीं। सर आइडियली तो मैं क्या करूं, 12% से मल्टीप्लाई करूं और चेक कर लूं क्या वो 700 बन रहे, जो कि ऑब्वियसली नहीं बनता और नजर आ रहा मुझे। सही, तो क्या गलती है? नहीं सर, देयर इज अ पॉसिबिलिटी ना कि बाद में कभी लिया हुआ हो या कोई और गलती हो। मतलब कहने का क्या है कि सर एक चीज फौरन याद रखनी है कि जब भी आपको लोन दिया हुआ हो तो फौरन से आपका ध्यान जाना चाहिए उसके इंटरेस्ट पे। ठीक है, आओ जरा इंफॉर्मेशन पढ़ना शुरू करें। While carrying out the physical count inventory at year end, following matters were identified. Good costing 1 million were slightly defective, can be sold for 1.13 after incurring a cost of 200,000. सर एनआरबी की कैलकुलेशन आप लोग सीख चुके हैं। Good costing 670,000 purchased on credit were returned to a supplier on 28th December, but the return was not recorded in the books. सर एक परचेज रिटर्न करी है जो आपने रिकॉर्ड नहीं करी तो रिकॉर्ड कर लीजिएगा, कोई मुश्किल वाली बात तो नहीं, आई बिलीव इसमें। पॉइंट नंबर 1 क्लियर है हमारा। ठीक हो गया। पॉइंट नंबर 2, अ मशीन कॉस्टिंग 450,000 वाज रिसीव्ड ऑन 1 अक्टूबर अगेंस्ट 10% 100% एडवांस पेमेंट। एडवांस हैज नॉट येट बीन एडजस्टेड ड्यू टू नॉन रिसीट ऑफ द इनवॉइस। सर हमने एक मशीन रिसीव कर ली जिसके अगेंस्ट हमने 100% एडवांस के तौर पे पैसे पे कर दिए थे, कितने, 4.5 लाख रुपए। अच्छा, हमने इस मशीन को क्या कहते हैं, इस एडवांस की एडजस्टमेंट अभी तक पास नहीं करी। कहना क्या चाह रहा है, हमने एंट्री पास करी होगी इनिशियली कि कैश डेबिट किया होगा और एडवांस क्रेडिट किया होगा। अब जब मशीन रिसीव हो गई तो मुझे एंट्री पास करनी चाहिए कि मैं मशीन डेबिट करूं और एडवांस को क्रेडिट कर दूं। ये एंट्रीज, अरे यार सॉरी, सारी एंट्रीज ऊपर उल्टी बना दी। पहली एंट्री मेरी पास हुई होगी, एडवांस पे किया होगा और कैश क्या कहते हैं क्रेडिट किया होगा ना, तो कैश क्रेडिट हुआ और मशीन डेबिट करके अब मुझे अपने एडवांस को रिवर्स करना है। क्यों? क्योंकि मशीन आ चुकी है। सर मैंने ये वाली एंट्री रिकॉर्ड नहीं करी, पहली वाली एंट्री रिकॉर्डेड है, तो बस मैं क्या करूंगा सर, 4,50,000 रुपए से एडवांस रिकॉर्ड कर लूंगा। देखो यहाँ पे कहीं पे एडवांस नाम की कोई चीज आ रही है, प्री पेमेंट एंड एडवांसेस 1740, इसी के अंदर वो 4.5 लाख रुपए शामिल होंगे। ठीक है, अच्छा फिर उसके बाद सर मेंटेनेंस सर्विस फॉर 150,000 वर रेंडर्ड इन दिसंबर बट इनकम हैज बीन रिकॉर्डेड इन जनवरी ऑन रिसीट ऑफ द अमाउंट। सर 1.5 लाख रुपए की सर्विसेज दी है, उसकी इनकम जनवरी में रिकॉर्ड कर ली, तो सर दिसंबर में लाके रिकॉर्ड करो, इनकम डेबिट करो अपने पास और रिसीवेबल क्रिएट कर लो आप। ठीक हो गया। इंटरेस्ट ऑन लोन इज पेड इन एरियाज ऑन 1 अप्रैल 1 अक्टूबर ईच ईयर। अप्रैल से लेके अक्टूबर तक अगर मैं चेक करूं तो सर 6 महीने बनते हैं, मतलब मैं साल में 2 मरतबा 6 महीने पे इंटरेस्ट पे करता हूं। इंटरेस्ट अक्रूड फॉर द क्वार्टर एंडेड हैज बीन क्रेडिटेड टू लोन अकाउंट। ये बड़े ध्यान से सर, पहली चीज तो ये, क्या सवाल ने मुझे ये बताया कि मैंने लोन की रीपेमेंट करी है? नहीं सर, सवाल ने ऐसी कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी। दैट मीन्स कि सर मेरा जो इंटरेस्ट एक्सपेंस है वो सीधा सीधा कैसे कैलकुलेट होना चाहिए कि मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूं 12% से, रिजल्ट क्या आएगा मेरा, $618,000 का। सर इतना इंटरेस्ट एक्सपेंस मेरा रिकॉर्ड होना चाहिए, मैं रिकॉर्ड करके बैठा हुआ हूं 700 रुपए का। ठीक है, पहला भंड तो ये नजर आ गया मुझे। फिर मैं आगे गया, अच्छा नहीं एक मिनट, उसने इंटरेस्ट एक्सपेंस का नाम नहीं लिया ना, उसने फाइनेंशियल चार्जेस का नाम लिया। अच्छा दूसरी गलती हमने क्या करी हुई है कि इंटरेस्ट जो भी अक्रू किया गया है क्वार्टर एंडेड दिसंबर 31 2017 का, आखिरी 3 महीनों का, कितना बनेगा भाई, जरा 1 मिनट के लिए जाता हूं मैं ऊपर कैलकुलेशन के पास। इसी 618 को मल्टीप्लाई कर देता हूं 3/12, आखिरी क्वार्टर, क्या रिजल्ट आएगा, 145.5। सर ये काम गलत किया मैंने, तो करा गया क्यों, अगला सवाल सबके ध्यान में, आओ ज़रा बहुत ध्यान से सुनना। देखो सवाल ने क्या बोला कि भाई हमने इंटरेस्ट जो अक्रू किया था, इंटरेस्ट अक्रूड फॉर द क्वार्टर एंडेड 31 दिसंबर 2017 हैज़ बीन क्रेडिटेड टू लोन अकाउंट। सही, मतलब हमें जितना इंटरेस्ट रिकॉर्ड करना था हमने उतना इंटरेस्ट रिकॉर्ड किया और उसके लिए हमने एंट्री पास कर दी इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट। आइडियली क्या करना चाहिए था, इंटरेस्ट पेबल रिकॉर्ड करना चाहिए था, हमने लोन पेबल क्रेडिट कर दिया। जितनी अमाउंट थी वो मुझे नहीं पता। ठीक है, अब यहाँ पे मसला क्या है,
मुझे ये अमाउंट नहीं पता, कैलकुलेट करनी पड़ेगी जाके। तो मैं क्या करूँगा, मैं बोलूँगा एक ओरिजिनल लोन अमाउंट है, उसके ऊपर 12.5% का इंटरेस्ट लगाया गया है 3 महीने के लिए, ऐसा। हाँ, लोन पेबल का बैलेंस अभी हमारा बढ़ा हुआ है ना, उसके अंदर एक लोन की लाइबिलिटी आ रही है प्लस उस इंटरेस्ट की लाइबिलिटी भी उसी के अंदर शामिल कर दी है, ठीक है। तो सर अब मैं लोन के बैलेंस को अलग कैसे करूं, इंटरेस्ट के बैलेंस को अलग कैसे करूं। मैंने कहा कि भाई एक अदद लोन है मेरे पास जिसके ऊपर 12.5% का इंटरेस्ट लगा है और 3 महीने का इंटरेस्ट लगा, और जो भी रिजल्ट आया ना, इसको मैंने लोन के बैलेंस में ऐड कर दिया, तो मेरे पास रिजल्ट आया है 5150 का। मुझे बता सकते हो इंटरेस्ट कितना है? कोई तो बताओ, मैं बता दूं। ये आ रहा है कि मैंने गलत कर दिया? दोबारा से सर, 0.125 का इंटरेस्ट मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइडेड बाय 12, तो मेरे पास इंटरेस्ट का रेट बनता है इतना, प्लस 1 कर दिया तो 1.013125 आ गया। तो फिर उसके बाद मैंने क्या कहा कि भाई 5150 ही था ना पर नंबर, कोई गलत नंबर तो नहीं लेके बैठ गए ना हम? हाँ 5150, तो 5150 को डिवाइड कर दिया, जो भी रिजल्ट आ रहा है उससे, तो ये आंसर आता है 4993 का, यही रिजल्ट आ रहा है बेटा, ठीक है। तो सर अब आपने क्या एंट्री पास करनी होगी, लोन पेबल से निकाल के उसको फाइनेंशियल चार्जेस के अंदर ले जाके रिकॉर्ड करना होगा, जो एक्स्ट्रा इंटरेस्ट है। तो सर अब वो एक्स्ट्रा इंटरेस्ट कैसे पता चलेगा? आप क्या बोलोगे कि भाई 5150 में से माइनस कर दो 4994, तो पता चल जाएगा कि आपने कितना इंटरेस्ट रिकॉर्ड करना है आखिरी 3 महीने का। 12% रेट था। ओ सॉरी 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 सॉरी, ये लीजिए। तो अब इसके हिसाब से अगर जल्दी से सही करें, 0.12 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइड बाय 12, तो 0.03 आता है, 1.03 हो जाता है, तो 5150 डिवाइड बाय 1.03 5000 आता है भाई। सॉरी, पहले बता दिया करो ना, जब पूरा सॉल्व कर लिया उसके बाद बता रहे हो। तो यहाँ से फिर मैं माइनस कराऊंगा 5150 में से माइनस कराऊंगा 5000, तो सर 150 रुपीज़ का इंटरेस्ट है मेरे पास, सही है? साथ हैं सारे यहाँ तक हम? अच्छा जी, फिर उसके बाद की कहानी अगर हम देखें सॉरी, अच्छा जी सर, उसके बाद क्या बोल रहा है कि रेंट एंड इंश्योरेंस जो है उसके अंदर इंश्योरेंस प्रीमियम डला हुआ है 8 लाख का फॉर द हेल्थ पॉलिसी अरेंज बाय टीई फॉर द डिपार्टमेंट हेड्स एंड द ओनर्स फैमिली मेंबर्स। प्रीमियम पर्टेनिंग टू ओनर्स फैमिली मेंबर इज 200,000, पॉलिसी इज वैलिड अप टू 30 जून 2018। बहुत ध्यान से सर, हमने 8 लाख रुपए का इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया है डिपार्टमेंट हेड्स के लिए, यानी मैनेजिंग मार्केटिंग डिपार्टमेंट का हेड होगा, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का हेड होगा, एडमिन डिपार्टमेंट का हेड होगा, तो इन सब के लिए, और ओनर की फैमिली मेंबर्स के लिए टोटल मिला के 8 लाख रुपए पे करे। मुझे बताओ इसमें से 2 टुकड़े बनने चाहिए, एक ड्राइंग्स वाला और एक एक्सपेंस वाला, क्या ऐसा है? तो सर सवाल ने हमें बताया कि भाई 2 लाख रुपए जो हैं वो ओनर से रिलेट करते हैं। सर मैंने ये पेमेंट करी कब की है? एनुअल इंश्योरेंस प्रीमियम शामिल है, सही, रेंट एंड इंश्योरेंस एक्सपेंस के अंदर शामिल है। तो और ये पेमेंट जानी है मेरी 30 जून 2018 तक। तो मैं क्या करूं भाई,
6 महीने का रेंट एक्सपेंस बाहर निकाल लूँ बस, मैं क्या कहूँगा कि भाई 8 लाख रुपए जो है मेरे पास, इसमें से सबसे पहली चीज़ 2 लाख बाहर निकालो, है ना, जो ड्राइंग्स वाले। तो मेरी पहली एंट्री तो पास हो जानी चाहिए कि भाई ड्राइंग्स डेबिट कर दी और रेंट एंड इंश्योरेंस का एक्सपेंस मैंने क्रेडिट कर दिया। दूसरी एंट्री में मैं क्या करूँगा, मैं बोलूँगा कि भाई ये जो 8 लाख रुपए में से 2 लाख निकालने के बाद जो बचे मेरे पास कितने, 6 लाख, इसको मल्टीप्लाई कर दूं 6/12 से, दैट मीन्स 3 लाख। इन 3 लाख को मैं निकाल के प्रीपेड में डाल दूंगा, कोई मुश्किल चीज नहीं बेटा। ड्राइंग्स आपकी अमाउंट में हफ्ता बाजी एक छोटी सी गलती, ड्राइंग्स 200 से डेबिट होंगी, ठीक है। आगे बढ़ जाए। अच्छा फिर क्या बोल रहे, 1.2 मिलियन पेड अगेंस्ट दी एनुअल रेंट एग्रीमेंट एक्सपायरिंग ऑन 31 अगस्त। सर हमने एक रेंट, एनुअल रेंट के तौर पे 1.2 मिलियन पैसे पे किए हुए हैं और वो एक्सपायर हो रहा है 31 अगस्त को। तो 1.2 मिलियन अगर है, 31 अगस्त को एक्सपायर हो रहा है, तो शुरू हुआ होगा ये 1 सितंबर को। 1 सितंबर से लेके 31 दिसंबर तक 4 महीने गुजर चुके होंगे, तो 4 महीने का एक्सपेंस रिकॉर्ड हो जाना चाहिए, बाकी के 8 महीने मेरे प्रीपेड में चले जाने चाहिए। तो यहाँ पे भी कुछ इसी किस्म की कैलकुलेशन करी होगी मैंने कि सर 1200000 मल्टीप्लाई कर दिया होगा मैंने 4/12 से, तो ये कितना बन जाएगा भाई, नहीं बल्कि 4/12 नहीं, सॉरी 8/12 जो मुझे प्रीपेड में लेके जाना है। 4 लाख अगर आए तो 8 लाख, सर 8 लाख रुपए मेरे पास प्रीपेड में उठ के चले जाएगा, ठीक है। फिर बोल रहा है भाई टी जो है वो डाउटफुल रिसीवेबल का प्रोविजन एजिंग एनालिसिस के बेसिस पे करती है और फलाना 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 प्रोविजन आपको गिवन है, इसकी कैलकुलेशन आपको आती है, मुझे समझाने की ऐसा ज़रूरत है नहीं। डेप्रिसिएशन 15% ऑन रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड चार्ज होता है, ये भी आपको चार्ज करना आता है, मुझे समझाने की ज़रूरत नहीं है। कोई ऐसा पॉइंट है इसमें जो आप लोगों को समझ ना आया हो तो मुझे बताओ, उसको डिस्कस कर लेते हैं, फिर मैं आपको आखिरी सवाल की तरफ लेकर चलता हूँ अपने। 6 का ए अगेन बताइए। देखें 6 वाले में क्या बोल रहे हैं, रेंट एंड इंश्योरेंस। सबसे पहली चीज़ सर ये जो एक्सपेंस हमारा आ रहा है, ये रहा 29,000 का, 2900 का सॉरी, इसके अंदर क्या क्या चीज़ें शामिल हैं, इसके अंदर 2 चीज़ें शामिल हैं। एक है इंश्योरेंस प्रीमियम, ठीक है, जो कितने का है टोटल मिला के 8 लाख रुपए, मतलब इस 2900 के अंदर शामिल है 8 लाख रुपए, सही। इस 8 लाख के 2 टुकड़े, एक एक्सपेंस वाला और एक ड्राइंग्स वाला। एक्सपेंस वाला कितना सर, जो डिपार्टमेंट हेड्स जो है मेरे, उनका जो एक्सपेंस, उनका जो इंश्योरेंस कराए वो तो मेरा एक्सपेंस है, लेकिन जो 2 लाख रुपए ओनर के फैमिली मेंबर्स के वो तो मेरी ड्राइंग्स है ना। तो मैंने पहली एंट्री तो क्या पास करनी, मैं एंट्री रफ में लिख के दिखा रहा हूँ कि मैं एंट्री पास करूंगा कि भाई ड्राइंग्स डेबिट करूंगा और रेंट एंड इंश्योरेंस क्रेडिट करूंगा, कितने से, 2 लाख रुपए से। ये पहली एंट्री पास हुई, ठीक है। अच्छा फिर 8 में से 2 लाख निकाल दिए, बचे 6 लाख। अब इस 6 लाख में से सवाल ने हमें बोला है कि भाई 6 महीने का एक्सपेंस प्रीपेड है, तो प्रीपेड की एंट्री हम क्या सीख के आए हैं, मैं बोलूंगा भाई प्रीपेड डेबिट करो, रेंट एंड इंश्योरेंस क्रेडिट करो। अभी हमने कैलकुलेट किया है 3 लाख से, ये 2 एंट्रीज मैंने पास कर दी, ठीक है। किसने पूछा था ये, दानिया बाजी। आगे बढ़ जाऊं यहां से। अच्छा फिर अगला क्वेश्चन है हमारा तमीम का कि सर लोन वाला पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। देखो लोन वाले में उसने क्या बोला कि इंटरेस्ट आपने पे करना है 1 अप्रैल को, 1 अक्टूबर को, ठीक है। 1 अक्टूबर तक जितना इंटरेस्ट है सारा का सारा पे ऑफ हो चुका है, सही, खुद ही बोल रहा है सवाल, सही है। फिर बोल रहा है कि भाई जो आखिरी क्वार्टर का इंटरेस्ट जो था ना वो हमने अक्रू कर लिया, मतलब इंटरेस्ट एक्सपेंस जो हमने डेबिट करना था आखिरी 3 महीने का वो हमने डेबिट कर दिया, लेकिन उसका क्रेडिट हमने रिकॉर्ड किया है लोन के अकाउंट में, कहाँ गया, हैज बीन क्रेडिटेड टू लोन अकाउंट। तो सर मुझे लोन तो का पेबल तो नहीं है ना, ये तो मेरे इंटरेस्ट का पेबल है, तो इंटरेस्ट पेबल के तौर पे प्रेजेंट होना चाहिए। तो मैंने क्या कहा कि भाई एक ओरिजिनल लोन की अमाउंट थी मेरी, उसके ऊपर 12% का इंटरेस्ट लगा था 3 महीनों के लिए, और जो भी कुछ इंटरेस्ट की अमाउंट आई थी उसको लोन के बैलेंस में ऐड कर दिया गया ना, क्रेडिट करने का मतलब ऐड कर दिया गया। तो मेरे पास फाइनल ट्रायल बैलेंस में रिजल्ट आया 5150,000 का, सही।
अब मैं क्या करूंगा, मुझे बाहर निकालना है ना जो इंटरेस्ट पेबल वाला पोर्शन है, तो मैंने क्या कहा भाई, लोन का बैलेंस बन रहा है 5000 का, तो टोटल ट्रायल बैलेंस में आ रहा है 5150, बैलेंस है लोन का एक्चुअल में 5000, दैट मीन्स 150 रुपीज ऐसे थे जो एक्चुअल में बिलोंग करते थे इंटरेस्ट के एक्सपेंस से, वहां से निकाल दिए और इंटरेस्ट के पेबल के तौर पर रिकॉर्ड कर लिए। हाँ, ट्रायल बैलेंस जो गिवन है हमें उसके अंदर ये शामिल है, ये यहाँ पे बोला ना इसने, ये हैज बीन क्रेडिटेड टू द लोन अकाउंट। ठीक है तमीम, अच्छा जी सर, वैसे ये भी ऐसा मेरे ख्याल से कोई मुश्किल चीज़ नहीं है, आसान सा सवाल है, जल्दी से हो जाएगा आप लोगों से। तो मैं ज़रा लाता हूँ एक अजीब व गरीब से सवाल पे। यहाँ पे नहीं है वो, ये रहा। देखो क्या बोल रहा है, फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन हैज़ बीन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द रिकॉर्ड्स ऑफ फैल्कन ट्रेडर्स फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2013। 31 दिसंबर 2013 को उसने एक बैलेंस शीट बना के दे दी कि भाई नॉन करंट एसेट्स में फलाना, बिल्डिंग में फलाना, प्लांट मशीनरी इक्विपमेंट स्टॉक डेटर, अच्छा ये बैन नहीं है, बैंक है। सर फिर नॉन करंट लाइबिलिटीज, करंट लाइबिलिटीज और क्रेडिटर्स फॉर ऑफिस एक्सपेंसेस। सर कैपिटल तो नज़र ही नहीं आ रहा, तो कोई मसला नहीं, निकाल लेना। सर टोटल एसेट्स गिवन है, टोटल लाइबिलिटीज़ गिवन है, एसेट में से लाइबिलिटीज़ माइनस करता हूँ, कैपिटल आ जाता है कैपिटल जीरो होगा, क्यों भाई अफसाबाजी ऐसा कैसे हो सकता है? मुझे ये बताओ मेरे टोटल एसेट्स कितने आ रहे हैं और टोटल लाइबिलिटीज़ कितनी आ रही हैं? नहीं तो हफ्साबाजी पहले चेक भी तो करना पड़ेगा ना कि देखो, मैं आइडियली अगर मैं देखूं 6 लाख का एसेट, 3 लाख का एसेट, 1.5 लाख के अच्छे खासे एसेट्स रिकॉर्डेड हैं, लाइबिलिटीज़ मेरी टोटल मिला के मुझे कुछ 3 लाख की ही नज़र आ रही हैं, 3-3.5 लाख की। एसेट्स मुझे टोटल मिला के कोई 1 मिलियन से ऊपर के नज़र आ रहे हैं, तो मेरी A=L+C, ये इक्वेशन टैली नहीं है ना, दैट मीन्स कैपिटल कुछ एग्जिस्ट करता होगा। तो मुझे कोई बता दो बराए मेहरबानी कि मेरे पास टोटल कैपिटल, टोटल एसेट्स कितने आ रहे हैं 1560000 के, टोटल लाइबिलिटीज़ कितनी आ रही हैं? एंड 8000 के। तो सर एसेट्स में से अगर मैं लाइबिलिटीज़ अपनी माइनस कर दूं तो मेरा कैपिटल आ जाएगा कितने का, 1260। अच्छा जी, पहला मसला तो ये निमट गया हमारा। अब आओ ज़रा दूसरे मसले पे लेके चलता हूँ। सर इसने बोला है कि हमें ये बैलेंस शीट गिवन है 31 दिसंबर 2013 पे। मैं गया रिक्वायरमेंट के पास, मैंने जाके देखा तो बोल रहा है कि भाई एक स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम बना दो 31 दिसंबर 2014 पे, और फाइनेंशियल पोजीशन बना दो इसी तारीख पे 31 दिसंबर 2014 पे। अब ज़रा ध्यान से देखो उसमें मसले क्या क्या है हमारे पास। पहला मसला, सर सवाल में ट्रायल बैलेंस नहीं गिवन। पहला मसला, सवाल में ट्रायल बैलेंस नहीं गिवन, एक बैलेंस शीट दे दी। दूसरा मसला, सर सवाल ने हमें बोला है कि भाई आप 2014 की अकाउंटिंग करो और बैलेंस शीट उसने दे दी है हमें 2013 की, तो क्या मैं उर्दू ज़बान में ये बोल सकता हूं कि ये मेरी ओपनिंग बैलेंस शीट है? ये मेरी ओपनिंग बैलेंस शीट है कि साल का जब शुरू हुआ 2014 की अकाउंटिंग जब मैंने शुरू करी तो मेरे फ्री होल्ड एंड में इतने पैसे थे, बिल्डिंग में इतने थे, प्लांट एंड मशीनरी में, ऑफिस इक्विपमेंट में, मतलब इन तमाम लाइन आइटम्स के ओपनिंग बैलेंसेस गिवन है मुझे। बहुत ध्यान से, तमाम लाइन आइटम्स के ओपनिंग बैलेंसेस गिवन है, क्लोजिंग बैलेंस का कुछ अता पता ही नहीं है। अच्छा, हमें गिवन ओपनिंग बैलेंस शीट है, मांग रहा क्लोजिंग की बैलेंस शीट है, तो उर्दू जबान में ये क्या बोल रहा है कि भाई 2014 की पहले अकाउंटिंग करो, 2014 की पूरी अकाउंटिंग करो, फिर उसके बाद बैलेंस शीट बनाओ। तो अकाउंटिंग करने के लिए उसने ये इन्फॉर्मेशन दी हमें।
तो सर अब इसमें पता है क्या होने सर, इसमें आपने बैठ के ना अकाउंटिंग करने के लिए क्या करते हैं सर, टी अकाउंट वगैरह बनाते हैं, बनाते रहिएगा जितने जितने अकाउंट्स हैं। क्यों भाई, क्यों बनाऊं? क्योंकि बनाना पड़ेगा। अच्छा, अब दूसरी चीज़ पता है क्या बोल रहा है कि अल्लाह भला करे आपने पीएनएल भी बनाना है। ढूंढ लेना इसमें पीएनएल की चीज़ें भी कि भाई थ्री कैश सेल्स इतनी है, क्रेडिट सेल, सही सेल्स के नंबर्स मिल गए आपको, डाउटफुल डेट और बैड डेट एक्सपेंस यहाँ पे मिल गया, पेमेंट की गई है ट्रेड क्रेडिटर्स को इतनी, क्रेडिट पे परचेजेस हैं इतनी, कैश परचेजेस हैं इतनी, परचेज के नंबर्स मिल गए, ओपनिंग इन्वेंट्री तो सवाल ने दे दी, पेमेंट सैलरीज की, ऑफिस एक्सपेंस की, सेलिंग एक्सपेंस की आ गई, डिस्काउंट अलाउड आ गए, डिस्काउंट रिसीव्ड आ गए, एक नई मशीनरी परचेज करके ले आए, डेप्रीसिएशन प्रोवाइड कर दी, इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म लोन 10% पे करना है, प्रिंसिपल भी हमने साथ में पे किया है, और क्लोजिंग स्टॉक हमें दिया हुआ, क्रेडिटर फॉर ऑफिस एक्सपेंसेस वर 28। सर पूरी अकाउंटिंग इसने आपको बताई हुई है, बस उसको कर लीजिएगा, रिजल्ट्स आ जाएंगे, बना लीजिएगा। ठीक है, देख अच्छा ये वाला तो कंप्लीट करके रखना है। मैं वैसे मेरे ख्याल से आपकी आज सिर्फ एक ही क्लास है, ठीक है, और कोई क्लास है नहीं आज, तो दोनों सवाल कल कर लो, क्या जा रहा है। ठीक है, एक छोटी सी एडजस्टमेंट बस मुझे, और फिर हम क्लास ऑफ करते हैं। सर एक क्वेश्चन मैं आपको सामने छोटा सा क्वेश्चन लिख रहा हूँ। सर साथ साथ लिख रहे हैं ना मेरे ये? और एक चीज़ लिख लेते हैं हम, लेट से रेंट की इनकम, ठीक है, लेट से 10,000 की। फिर उसके बाद दी सेल्स मैनेजर is entitled to a bonus of 5% of net profit, required है आपसे कैलकुलेट नेट प्रॉफिट, ओ नहीं कैलकुलेट नहीं, सॉरी, प्रिपेयर पीएनएल। ठीक है भाई, सर ये दो छोटी छोटी चीज, एक छोटा सा ये क्वेश्चन और एक ये वाला क्वेश्चन, ठीक है, ये दोनों आप मुझे सॉल्व करके दिखा दो नेक्स्ट क्लास में, दैट्स इट। ये वाला क्वेश्चन हम चलो कल की क्लास में डिस्कस कर लेंगे। और मैं अभी बता रहा हूँ, अगर किसी ने इसमें चैट जीपीटी यूज़ किया ना, तो मैं दुआ करूँगा फेल हो जाए वो। तो ये खुद से सोच समझ के इस वाले सवाल को सॉल्व करना है, थोड़ा सा अलग सा है, अभी तक ऐसा सवाल आपने नहीं देखा। ठीक है, दिखने में 4 लाइनों का, लेकिन इसमें थोड़े सा दिमाग लगना है। ठीक है, जब आप सॉल्व करेंगे तो पता चलेगा। ठीक है, तो सर नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह हम लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स खत्म करके पार्टनरशिप स्टार्ट करेंगे। ठीक है, लाइन में दोबारा से रीड करके दिखा देता हूं। द सेल्स मैनेजर इज एंटाइटल्ड टू अ बोनस ऑफ 5% ऑफ नेट प्रॉफिट। ठीक है, कोई सा भी कर लें, दोनों में से जो अच्छा लगे आपको अफसर, मुझे कोई मसला नहीं है। हाँ तमीम बोलो। बोल लो भाई। टोटल 3 क्वेश्चन हैं। पहला वाला करना है, ये वाला आ गया, ट्यूलिप एंटरप्राइजेज वाला, और ये जो क्वेश्चन अभी लिख के दिया है ये वाला, बस। ठीक है, अच्छा तमीम मुझे आप व्हाट्सएप पे मैसेज करो
मैं अभी एक डिटेल में समझा देता हूँ सारी ये, ठीक है। मुझे आप मैसेज कर दो, मैं अभी हाथ के हाथ मैंने एक वॉइस नोट रिकॉर्ड किया था इस पर, वो पूरा भेज देता हूँ मैं आपको, ठीक है। फिर भी समझ नहीं आया तो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। और कोई सवाल भाई किसी का? जी बेटा अफसा। $14.25 क्या है? आंसर पता नहीं, मैंने सॉल्व थोड़ी किया, आपके सामने ही बैठा हूँ मैं भी, तो जब सॉल्व करेंगे तो देखेंगे, सही है। या चलो एक काम करता हूँ, मैं इसका रिजल्ट डायरेक्ट एक मतलब बता नहीं, बल्कि रिजल्ट नहीं बता रहा, खुद ही से सोचिए, खुद ही से समझिए और सॉल्व कीजिए, ठीक है। और फिर अगली क्लास तक सस्पेंस में रहिए कि सही किया कि नहीं किया, ठीक है भाई। तो सर इंशाल्लाह हम लोग फिर नेक्स्ट क्लास में इसको कंटिन्यू करेंगे, नेक्स्ट क्लास में इस चैप्टर को अपने अंजाम तक पहुंचाएंगे और फिर पार्टनरशिप पे चल देंगे, ठीक है भाई। चलें, अल्लाह हाफिज़।